हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गौरव गोगोई का मामला गृह मंत्रालय भेजेगी असम सरकार, सीएम हिमंता के आरोप। कांग्रेस सांसद की पत्नी के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजेगी। असम कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का ओसीआई या वीजा रद्द करने की मांग भी करेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी भारत के लिए नुकसानदायक है। असम सीएम का आरोप है कि कांग्रेस सांसद गौरव और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीबी हैं। एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया। शिक्षा में एआई पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म बनेगा। मोबाइल पर किसी भी क्लास का लेक्चर पसंदीदा टीचर की आवाज में मिलेगा। एआई से देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए स्कूल कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो में उपलब्ध होगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा और टीचर की आवाज में लेक्चर सुन सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म भारत बोधन एआई स्टैक के नाम से विकसित किया जा रहा है। नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हुई। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया सिस्टम। इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना और आम टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना है। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई है। अभी तक लागू इनकम टैक्स रूल्स 1962 में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है। एमपी का कर्ज चुकाएगी शराब, महंगी करने की तैयारी। 1300 की बोतल पर 50 रुपए तक बढ़ेंगे। एमपी में एक्साइज पॉलिसी में ठेके की नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाले करों में कटौती और बढ़ते हुए वित्तीय बोझ से पैदा हुए रेवेन्यू संकट से निपटने के लिए एक्सरसाइज पॉलिसी 2026-27 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीति का मसौदा लगभग तैयार है, जिसमें शराब दुकानों की नीलामी की भी पूरी प्रक्रिया को बदलने, टैक्स कलेक्शन को सख्त करने और ठेकेदारों की मोनोपोली को खत्म करने पर जोर दिया गया है। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश सरकार पर 4,84,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके साथ ही केंद्र ने केंद्रीय दर करों में हिस्सेदारी कम कर दी है। वहीं केंद्र ने टीसीएस यानी टैक्स एट सोर्स को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया है, जिसका सीधा असर शराब की कीमतों पर पड़ सकता है। शिवराज सिंह चौहान बोले, भारतीय कृषि उत्पादों को कोई नुकसान नहीं। भारत अमेरिका ट्रेड डील से विपक्ष वेंटिलेटर पर चला गया। भारतीय किसान और कृषि पूरी तरह से सुरक्षित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच हुई डील के बाद विपक्ष वेंटिलेटर पर चला गया। विपक्ष को आशंका थी कि डील के बाद शोर शराबा करने का मौका मिलेगा, लेकिन पीएम मोदी की दूरदर्शिता के चलते वे वेंटिलेटर पर हैं। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हुए यह ट्रेड डील की गई है। डिप्लोमेसी का मतलब राष्ट्र प्रथम, डेवलपमेंट यानी विकसित भारत की दिशा में भारतीय कदम बढ़ाने के लिए ट्रेड डील बड़ा आधार है। भारतीय कृषि और किसान की सारी चिंताओं का समाधान इस ट्रेड डील में किया गया है। ये डील हमारे कृषि उत्पादों को नए अवसर प्रदान करती है। सिंगरौली के आदिवासी पीड़ितों से मिले राहुल और प्रियंका। जंगल काटने, विस्थापन और रोजगार की समस्याएं सुनी। राहुल ने जल्द आने का आश्वासन दिया। सिंगरौली जिले के आदिवासी बहुल इलाकों से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले की जमीनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सिंगरौली आने का आश्वासन दिया। ये मुलाकात लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चैम्बर में हुई। प्रतिनिधिमंडल ने विस्थापन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई परेशानियों को विस्तार से रखा। पीएमसीएच के नए भवन में शिफ्टिंग का ब्लूप्रिंट तैयार। 21 फरवरी को शिशु रोग, 28 फरवरी को स्त्री प्रसूति विभाग होगा ट्रांसफर। जल्द चालू होंगे सीटी स्कैन और एमआरआई।
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के नवनिर्मित भवन को पूरी तरह से चालू करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने रफ्तार बढ़ा दी है। अस्पताल के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विभागों में शामिल शिशु रोग, स्त्री प्रसूति विभाग की शिफ्टिंग की तारीख तय कर दी गई है और ये स्थानांतरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की परेशानी न हो। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये ट्रांसफर किया जा रहा है। पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का खुला समर्थन। नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, बोले दोषियों को बचाया, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी खुलकर उनका समर्थन किया है। विपक्षी दल इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीट छात्रा मामले और पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि आजकल तो तानाशाही चल रही है, दोषियों को बचाया जा रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। नीट छात्रा मामले में कई बार हम लोगों ने ट्वीट किया है और लिखा है, विधानसभा में लगातार हमारे एमएलए हम सब मामले को उठा रहे हैं। हाईकोर्ट बोला, सुप्रीम कोर्ट जजों का नाम लिखना सही नहीं, गलती न दोहराने की चेतावनी। मेरठ की अदालत से पारित निर्णय का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा साइटेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम लिखने को सही नहीं माना और निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित नहीं है और कोर्ट ने ऐसी गलती न दोहराने की नसीहत दी है कि आदेश के प्रति सभी जिला जजों को भेजकर 18 फरवरी को अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति समीत गोपाल की एकल पीठ ने प्रियांक कुमार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। काशी में मूर्तियां खंडित होती हैं तो खून खौलता है। सुप्रिया श्रीनेत का पीएम सीएम पर हमला। खेड़ा बोले, मोदी को श्राप लग रहा है। काशी में कांग्रेस की संविधान संवाद रैली हो रही है और इसमें पूरे देश से कांग्रेस के बड़ी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेसियों के निशाने पर पीएम मोदी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी पर जो संकट के बादल छाए हैं वो काशी की देन है, मणिकर्णिका की देन है, वो उन लाशों की देन है जो मां गंगा के आंचल में बह रही थी। मां गंगा के आंसू बह रहे थे लेकिन मोदी जी को दिख नहीं रहे थे। ये श्राप यहीं से जा रहा है। जिसने काशी को धोखा दिया वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा। जो मां गंगा के नाम से यहाँ आया उसने मां गंगा को धोखा दिया, वो मुझे और आपको क्या मानेगा। बांग्लादेश को 35 साल बाद नया पीएम मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन की नजर। बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस। बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद ये पहला चुनाव है। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में इन दो नेताओं का दबदबा रहा है। ऐसे में 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पार्टी की भूमिका की वजह से ये फैसला लिया गया है। मोदी बोले, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। दोस्त से किया वादा निभाने मलेशिया आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन था। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तमिल भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भारत और मलेशिया को जोड़ता है। जापान के चुनाव में पीएम ताकाइची बोली, हारी तो इस्तीफा दे दूंगी। 465 में से 300 सीटें मिलने की उम्मीद। ट्रंप ने भी समर्थन दिया। जापान में लोअर हाउस के लिए मतदान शुरू हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री साने ताकाइची की बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बर्फबारी के कारण मतदान प्रतिशत घटने की भी संभावना जताई जा रही है और यहां रविवार को 27 से 28 इंच तक बर्फबारी होने का अनुमान है। ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अक्टूबर में पदभार संभाला था। ओपिनियन पोल के मुताबिक उनकी कंजर्वेटिव गठबंधन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी को संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की 465 सीटों में से 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में नाबालिगों ने वोट डाला, दावा। सोलापुर में उम्मीदवार के बेटे ने वोटिंग की। संभाजी नगर में भी विधायक बेटे को लेकर पहुंचा। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव के दौरान नाबालिग को पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने से जुड़े हुए 2 मामले सामने आए हैं।
पहला केस सोलापुर और दूसरा छत्रपति संभाजीनगर जिले से जुड़ा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोलापुर जिले के अकलूज स्थित यशवंत नगर मतदान केंद्र पर उम्मीदवार अर्जुन सिंह मोहिते पाटिल अपने 14 साल के बेटे के साथ पोलिंग बूथ के अंदर गए। आरोप है कि नाबालिग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का बटन दबाया। इधर छत्रपति संभाजीनगर जिले में शिवसेना विधायक अपने नाबालिग बेटे को मतदान केंद्र के अंदर ले गए। विधायक ने अपने और बेटे दोनों की उंगलियों पर स्याही लगवाई। अजीत पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर संगम पहुंचा। पत्रकारों के सवाल पर चुप रहे। प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आया। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियां संगम में प्रवाहित की गई और बेटे जय पवार ने संगम पर पूजा पाठ की, फिर मंत्रोच्चारण के बीच अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान जय पवार भावुक नजर आए। वह पूरे कार्यक्रम के दौरान चुप रहे, किसी से बात नहीं की। यही नहीं, जब पत्रकारों ने जय से सवाल किए तो भी वो चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। पवार परिवार चार्टर्ड फ्लाइट से पुणे से प्रयागराज पहुंचा था। जय पिता की अस्थियां लेकर नंगे पैर एयरपोर्ट से बाहर आए। उनके हाथ में अस्थियों का बॉक्स था। भागवत बोले, संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा। कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सरसंघ चालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होने का कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है वही संघ चालक आरएसएस प्रमुख बनता है। मोहन भागवत मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। 40 से ज्यादा तारीखों में कोर्ट नहीं पहुंचे पप्पू यादव। कोर्ट का सवाल, कहां है पप्पू यादव? वकील बोले, हुजूर तबीयत खराब है, जमानत दी जाए। 31 साल पुराने मामले में पटना सिविल कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। देर रात उन्हें पटना के बेऊर जेल लाया गया। वहां एंट्री होने के बावजूद इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच लाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट का पहला सवाल था कि कहां है पप्पू यादव, सामने लाइए। इस पर सांसद के वकील ने जवाब दिया कि हुजूर तबीयत खराब है, अस्पताल से ला रहे हैं। कोर्ट में पप्पू यादव के वकील ने उनके बचाव में तर्क दिया कि पप्पू यादव को जमानत दे दी जाए। वहीं विरोधी पक्ष के वकील सांसद को जेल भेजने की अपील कर रहे थे। तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पप्पू यादव को जुडिशियल कस्टडी में बेऊर जेल भेजने का फैसला किया। एमपी में चेहरा दिखाकर मिलेगा राशन, मोबाइल मैसेज बताएगा दुकान पर राशन आ गया है, आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा। खबर है कि मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ लोगों के लिए राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारें, बार बार के चक्कर और कम अनाज मिलने की शिकायतें अब जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। प्रदेश की सरकार लगभग 1 दशक के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस नई व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल करके सिस्टम के उन सभी लूप होल को बंद करने की तैयारी है जहां से गरीबों के हक का अनाज चोरी या बर्बाद हो जाता था। अब न तो बुजुर्गों को अपनी घिसी हुई उंगलियों के निशान न मिलने की चिंता करनी होगी और न ही किसी मजदूर को अपनी दिहाड़ी छोड़कर ये पता करने दुकान जाना होगा कि राशन आया है या नहीं। दुकान पर अनाज का ट्रक उतरते ही हर परिवार के मोबाइल पर एक एसएमएस आ जाएगा और दुकान पर चेहरा दिखाते ही उसे उसका पूरा राशन मिल जाएगा। आज का सुविचार, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, लेकिन अमीर दूर तक चलता है खाना पचाने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।